एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम वर्ट। और गाइज आज आपके सामने है वही करंट अफेयर जो आपके CU/CET में हेल्पफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के मन में चल रही होगी, सर 2-3 दिन से करंट अफेयर क्यों नहीं आया? क्योंकि 3 दिन के करंट अफेयर में केवल ये पॉइंट्स जो आपके सामने हैं वही आपके लिए यूज़फुल हैं CU/CET के लिए। इसीलिए मुझे लगा कि 2 से 3 पॉइंट्स के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड कराना यूज़फुल नहीं होगा। सो लास्ट 3 डेज़ का पूरा करंट अफेयर आपके सामने है। सो गाइज सबसे पहले मैं बात करूं CU/CET की, तो CU/CET के अंदर करंट अफेयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑल्दो अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी होंगे जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसीलिए हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं करंट अफेयर, वो जहाँ कहीं ना कहीं आपको मिलता है उससे हेल्प। और खासकर CU/CET के लिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ इससे बेटर करंट अफेयर नहीं हो सकता है आपके लिए। काफ़ी एनालिसिस करके हम लोग तैयार करते हैं कि जो +2 लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें कितना हेल्प कर सकता है, PG लेवल के एग्जाम्स में कितना हेल्प कर सकता है। तो गाइज मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप PDF चाहते हैं, आप फ्री PDF लेना चाहते हैं इसी करंट अफेयर का एंड फ्री वेबिनार्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करना है एग्जाम वर्ट ऑफिशियल। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अदर्स को भी हेल्प मिल सके। खैर मैं स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर, सीधा बात करूँगा यहाँ पे 9 मार्च की। 9 मार्च को केवल एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो था कि 9 मार्च को बनाया जाता है नो स्मोकिंग डे, या फिर हम कहें ये फिक्स नहीं होता है कि 9 मार्च को ही बनेगा। ये एक्चुअली जो सेकंड वेडनेसडे होता है मार्च का, जो भी सेकंड वेडनेसडे जो भी डेट हो उस दिन, उस डेट में जो आपका नो स्मोकिंग डे है वो बनाया जाता है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अवॉइड स्मोकिंग। दूसरे पॉइंट पर आता हूँ मैं, 10th मार्च। 10th मार्च की अगर हम बात करूं तो 10th मार्च में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए वो था CISF का राइजिंग डे, जो सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। आपने अगर देखा हो मेट्रो में आप जब जाते हो या एयरपोर्ट पे आप कभी गए हो तो वहाँ की जो सिक्योरिटी होती है या जो बड़े बड़े खासकर गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनकी अगर सिक्योरिटी देखेंगे आप तो वो CISF के कमांड में होती है। CISF मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो CISF का जो राइजिंग डे है वो कब है? 10th मार्च को, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक RBI की मैं बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि इंडिया के अंदर हम जो खासकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत आगे हैं। तो यही एक चीज़ जो गवर्नमेंट के दिमाग में आई कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो स्मार्टफोन यानी जो फीचर फ़ोन है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहें कीपैड वाला जो फ़ोन आता है, आजकल बहुत कम लोगों के पास बचा है। तो जो फीचर फ़ोन है, फीचर फ़ोन से कैसे पेमेंट किया जाए उसके लिए RBI ने एक नई व्यवस्था की है। और ये RBI ने जो सर्विस लॉन्च की है उसका नाम रखा गया 123 पे, ठीक है। 123 पे जो सर्विस है ये फीचर फ़ोन, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपका जो कीपैड वाला फ़ोन होता है, स्मार्टफोन नहीं है अगर आपके पास, तो यू कैन पे थ्रू 123 पे, लॉन्च्ड बाय RBI। ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक यूनिक थिंग कि स्मार्टफोन नहीं है तब भी आप पेमेंट कर दोगे, दैट्स अ गुड थिंग। सो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 123 याद रखिए, पे आपको वैसे भी याद रह जाएगा। आगे आते हैं, नूर 2 की बात करते हैं। नूर 2 एक्चुअली में क्या है कि मिलिट्री सैटेलाइट है और ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, ठीक है। अब ईरान क्यों इंपॉर्टेंट आपके मन में आ रहा होगा, साहब दुनिया के और भी बहुत सारे देश सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई हमें नूर 2 के बारे में जानने की? नूर 2 के बारे में जानने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि JNU के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके अंदर हो सकता है कि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ईरान क्योंकि उसका पार्ट रहा है फॉरेन लैंग्वेज वाले में, तो हो सकता है कि नूर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से आ जाए। कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो मिसाइल्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। देयर आर मैनी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अदर कंट्रीज, लाइक जो भी अरेबिक वर्ल्ड है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पर्शियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खासकर JNU के हिसाब से मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये। उसके अलावा करंट अफेयर में अगला पॉइंट आता है IGF की बात करता हूं मैं, इंडियन ग्लोबल फोरम। इंडियन ग्लोबल फोरम जो है इसका जो एनुअल मीटिंग है वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु आपको पता है, बेंगलुरु कहां पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। तो यहां बेंगलुरु में इसका समिट हुआ था ये। आगे हम बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका SHINYUV, ठीक है। सहयोग मैत्री क्या है आखिर ये?
आपको मैंने अपने लास्ट जो करंट अफेयर का वीडियो था उसमें बताया था कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में बताया, नेवी का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसके बारे में बताया था। और आज यहाँ मैं इसमें बात करने वाला हूँ इंडिया और जापान के बीच में जो एयर फोर्सेस का एक्सरसाइज है उसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये क्या है कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच में, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है। जापान का जो है वो जो एयर फोर्स है उसका नाम क्या है, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स उसका नाम है, और जिसको शॉर्ट में लिखते हैं JASDF, और दूसरा इंडियन एयर फोर्स। तो ये जो मैंने बात की यहाँ पे सेन्यूब जो है, मैत्री, ये क्या है, एक प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है इन बिटवीन जापान एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर JNU, इंपॉर्टेंट क्योंकि जापानीज लैंग्वेज JNU का हिस्सा है, एंट्रेंस का पार्ट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आने की भी पॉसिबिलिटी है, और एक्सरसाइज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं। आगे मैं बात करता हूं रत्नाकर सेट्टी की। रत्नाकर सेट्टी क्यों चर्चा में है? रत्नाकर सेट्टी का एक बुक था जिसको लॉन्च किया जो सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। खैर मैं आगे बढ़ूं इनकी बुक के नाम पे, लेकिन उससे पहले कई बार एंट्रेंसेस में आपने देखा होगा फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। फुल फॉर्म्स जब पूछी जाती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फुल फॉर्म्स में अलग अलग तरह के आते हैं, जिसमें कभी कभी BCCI की पूछी जाती है। BCCI में आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करके आते हो, क्योंकि BCCI में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया सोच लेते हैं, इस तरह का मिस्टेक हो जाता है, और वो BCCI का जो फुल फॉर्म कभी गलत नहीं होना चाहिए, उसे आप गलत कर बैठते हो। तो यहाँ मैं आगे बुक पे जाऊं उससे पहले आपको BCCI का फुल फॉर्म बता देता हूं। तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है, क्लियर है? क्या है फुल फॉर्म BCCI का? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ जो रत्नाकर सेट्टी हैं उनकी बात करता हूँ। रत्नाकर सेट्टी की बुक है एक, और वो बुक का नाम ही काफी लंबा है, लेकिन बुक मैं बताता हूँ, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रम्प माई ईयर्स इन BCCI। एक्चुअली ये BCCI में जब इन्होंने काम किया, BCCI के हेड रहे थे, उस दौर के ऊपर इन्होंने चर्चा की है इस बुक में, और इस बुक को लॉन्च किया सौरव गांगुली ने, ठीक है। अभी क्योंकि BCCI के जो हेड हैं वो सौरव गांगुली हैं, और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके बेटे जय शाह जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है BCCI का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मेरे से भी ये चीज मिस्टेक हो जाती थी पहले कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, सो लाइक इससे बचना है आपको। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत इजी है लेकिन गलत नहीं करना है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं आपसे यहाँ नए प्रेसिडेंट की। अब नए प्रेसिडेंट जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे, साउथ कोरिया, वहां पे बने हैं। मैं पहले इन नए प्रेसिडेंट पे जाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि साउथ कोरिया जो है वो 1945 में जापान से फ्री हुआ था। जापान ने 1910 से लेके 1935 तक, 1945 तक 35 ईयर्स उस पर राज किया था। जापानीज कॉलोनियल रूल कहते हैं जिसे। और इस जापानीज कॉलोनियल रूल के बाद 1948 में जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बनते हैं, ऑफिशियली कब बनते हैं, 1948 में एक साउथ कोरिया बनता है, एक नॉर्थ कोरिया बनता है। और ये साउथ और नॉर्थ कोरिया क्यों बने वो भी बता दूं आपको, क्योंकि जो कोरिया है पहले वो पूरा कोरिया हुआ करता है, कोरियन पेनिनसुला में है। तो कोरियन पेनिनसुला का जो साउदर्न पार्ट था वो साउथ कोरिया कहलाता है, और जो नॉर्थ पार्ट है वो जो नॉर्थ कोरिया कहलाता है। नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो किम जोंग है। और यहाँ पे 1948 के बाद में 1950 से 1953 के बीच में वॉर भी हुआ था, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने चाइना और USSR की हेल्प से साउथ कोरिया के ऊपर अटैक किया था। बाद में US के सपोर्ट से साउथ कोरिया ने वो युद्ध से बाहर आया था। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि अभी वहाँ पे बदलाव हो गया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बदल गए हैं। प्रेसिडेंट का मैं टेन्योर बता देता हूँ, वहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो उसका टर्म कितना होता है। तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है, यानी कि 5 साल तक वो रहते हैं। और अभी करंट में जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ क्योंकि नए बने हैं उनका ना पूछ के, हो सकता है पुराने कौन थे उनसे पूछ लिया जाए। तो जो पुराने वाले हैं वो है मून जे इन, ठीक है। अब पुराने जो मून जे इन हैं उनकी जगह कौन लेगा, तो उनका नाम है योन सुक योल, ठीक है। योन सुक योल जो है ये नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के, और ये किसका स्थान लेंगे, ये लेंगे आपका मून जे इन, ठीक है, मून जे इन, क्लियर है।
उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है ये क्यों चर्चा में है इन दिनों, क्योंकि तमिल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नया सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। एक्चुअली में सोलर प्लांट जो है ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, पानी के ऊपर इसे बनाया है, तैरता हुआ सोलर प्लांट है ये। तो यहाँ पे दो फायदे हैं, एक तो वेपराइजेशन को रोकने में मदद मिलेगी, वाष्पीकरण जो होता है पानी का उसे रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा जो है वो फायदा क्या है कि फ्लोटिंग है, बताया मैंने आपको पानी पे तैरता हुआ। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अलग से जमीनों को ऑक्यूपाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जो पानी जहाँ झील में है या जो भी है वो पानी का स्पेस ऑलरेडी पानी ने घेर रखा है, उस जमीन का जो स्पेस है वो पानी ने घेर रखा है। अब उसके ऊपर अगर सोलर प्लांट लगा दिया जाता है तो दो बेनिफिट है, एक तो नई जमीन नहीं ऑक्यूपाई करनी, नई जमीन का अधिग्रहण नहीं करना पड़ा। दूसरा फायदा क्या है कि पानी जो है उसका वेपराइजेशन रुकेगा, तो जो झील है उसको सूखने से बचाया जा सकेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिट है। ऐसा अगर मैं बताऊं, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में ऐसी नदियों का जो नहर है उनके ऊपर खासकर ऐसे जो कहीं के सोलर प्लांट लगाए गए हैं वहाँ पे, ताकि जो नहरें हैं उनका पानी का जो वेपराइजेशन है उसको रोका जा सके। तो वहाँ पे छोटे लेवल पे है, लेकिन ये काफ़ी बड़े लेवल पे और इंडिया का सबसे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे, ये है रफ़ीक तरार। ये इनकी मैं बात करूँ, रफ़ीक साहब की बात क्यों हो रही है, एक्चुअली इनका निधन हो गया है, इस पास्ट अवे। और ये क्या थे कि प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के। इनका जन्म पाकिस्तान वाले हिस्से में ही हुआ था 1929 में, 1929 में, आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था, तब ये भारत का ही हिस्सा थे और ये प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के। इनका निधन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। एंट्रेंस एग्जाम्स में कई बार प्रेसिडेंट कौन बना, किसका डेथ हो गया, किस प्रेसिडेंट का, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का। लास्ट टाइम मैंने बताया था सेन वॉन की बात की थी, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये है आपका आज का आखिरी पॉइंट, वो है रिजवाना हसन। रिजवाना हसन को एक अवार्ड मिला है, अवार्ड के लिए चुना गया है और वो अवार्ड का नाम है यूएस इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022। और इस अवार्ड के लिए चुना गया है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन बिलोंग फ्रॉम बांग्लादेश एंड बांग्लादेश से होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी कंट्री भी है, दैट्स वाज इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही रेप्यूटेड अवार्ड होता है वुमेंस के लिए। सो यूएस इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए उन्हें चुना गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर। लास्ट में फिर एक बार कहूँगा, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जामवट ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हो और एग्जामवट की जो टीम है वो जामिया के लिए कोरियन लैंग्वेज के लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। जो स्टूडेंट भी ज्वाइन करना चाहता है जामिया के लिए फ्री क्लासेस, आप एग्जामवट ऑफिशियल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा सेपरेट टेलीग्राम चैनल का एंड यू कैन ज्वाइन आवर फ्री वीकेंड क्लासेस विद एग्जामवट। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट।